हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ आज आपकी केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हम अपने आज तक के टॉपिक कर चुके हैं उनके ऊपर। अभी हम जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11th। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए थे हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट और स्पेक्ट्रम। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जोन से न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से गाइज लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल डेली लर्न सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो भी कॉन्सेप्ट हम करते हैं आपको साथ के साथ अपडेट मिलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में जो हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के सेशन में वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कौन कौन से। एक तो हम करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इनके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जोन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके क्या क्या रिलेशंस होते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे आज हम। देन हमने ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट किया था, ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। देन हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम कर चुके हैं तो इसके ऊपर भी करेंगे। और स्पेक्ट्रम के ऊपर हमने जो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रम के ऊपर हमने रिडबर्ग की इक्वेशन दी थी कि अगर अलग अलग एटॉमिक शेल्स में से डिफरेंट एटॉमिक शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो रेडिएशंस मिलती है उनका क्या क्या स्पेक्ट्रम होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फ्रीक्वेंसी होती है, इन सब के हमने फॉर्मूलेज किए थे। तो आज के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले गाइज आप सबको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने 5 आज लिखे हैं ये क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तो जिन्हें ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो पहले आप हमारी वीडियोस देखिए, डेली लर्न के ऊपर हमारी डेली वीडियोस चलती हैं इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर हर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, इन डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए, वहाँ से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इन डिटेल उनको समझिए कि क्या क्या ये कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आया होगा तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये फॉर्मूला आया क्या से। जोन से फॉर्मूले आज हम अपनी वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे, वो हर एक ईच एंड एवरी फॉर्मूला मैंने आपको इन डिटेल समझाया है कि वो कैसे आया है और ये कैसे बना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है that is yellow light emitted from the sodium lamp, yellow light emitted from the sodium lamp, एक सोडियम लैम्प है उसमें से येलो लाइट एमिट होती है, हैज़ अ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है कि उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर्स, उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 580 नैनोमीटर। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, एंड द वेव नंबर, और क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर फाइंड आउट करना है। अब वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेव नंबर क्या होते हैं, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सीधा इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है दैट इज़ वेव लेंथ। वेव लेंथ हमें दे रखी है 580 नैनोमीटर।
अब नैनोमीटर का क्या मतलब होता है? हमारे जो नॉर्मली डिस्टेंस के यूनिट्स हम ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं दैट इज मीटर, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज नैनो. What is the meaning of nanometer? So 1 nanometer is equals to 10 raised to power 9 meters. So ये हमारे माइक्रो यूनिट्स होते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. सो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 raised to power -9 मीटर के. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 580 इंटू 10 raised to power 9 मीटर. ये हमारा आ गया ऐसा यूनिट्स के अंदर वेवलेंथ. नाउ वट यू हैव टू फाइंड दैट इज फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है हम अपने फॉर्मूले में लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं. क्या होता है फॉर्मूला? न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. ये हमने किया था ना रिलेशन बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी. न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. ये रिलेशन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी. सी जो होती है यहाँ पे वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट. और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास सी की वैल्यू भी है, लैम्डा की वैल्यू भी है, पुट कर देते हैं और हमारे पास आंसर किसका आ जाएगा? न्यू का. ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम अपने वैल्यूज़ को. तो क्या बन जाएगा? न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. देन न्यू इज इक्वल्स टू सी कितना है? 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. और लैम्डा कितना है? 580 इंटू 10 raised to power -9 मीटर. तो इनको डिवाइड कीजिए आप और कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेशंस तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी. आई विल टेल यू कि अब जैसे ये -9 है 3/580 -9 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9. अगर हमारा बेस सेम होता है और बेस में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. तो 3/580 इंटू 10 raised to power 17 हो जाएगा ये. और जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 5.17 इंटू 10 raised to power 14 पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी के क्या यूनिट्स होते हैं? पर सेकेंड. तो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5.17 इंटू 10 raised to power 14 पर सेकेंड. सेकेंड चीज जो हमें फाइंड आउट करनी थी दैट इज वेव नंबर. दूसरी चीज जो हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी वो थी वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार. न्यू बार किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन लैम्डा. ये फॉर्मूला भी हम डिस्कस करके आए थे. वेव नंबर किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन लैम्डा के. तो अगर हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 अपॉन लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू क्या है? 580 इंटू 10 raised to power -9. -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 9. अगर हम इसको 1 को 580 से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये हमारा किसकी इक्वल आएगा? 1.72 इंटू 10 raised to power 6. 10 raised to power 6 पर मीटर. वेव नंबर के क्या यूनिट्स होते हैं? पर मीटर. क्योंकि अगर हम लैम्डा की यूनिट्स मीटर्स ले रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल है हमारा वेव नंबर. तो वेव नंबर के यूनिट्स कितने हो जाएंगे? पर मीटर. तो हमारे पास दो फाइनल आंसर आए हैं. न्यू दो की है हमारी फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर बन रहा है हमारा 5.17 इंटू 10 raised to power 14. और जो न्यू बार है हमारा जो कि है वेव नंबर, इसका आंसर हमारा बन रहा है 1.72 इंटू 10 raised to power 6 पर मीटर. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस मैं आपको दिखाती हूँ. यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. Wavelength range of the visible spectrum extend from violet to red. Extends from violet की वेवलेंथ आपको दे रखी है दैट इज 400 नैनोमीटर टू रेड. और रेड की वेवलेंथ भी आपको दे रखी है दैट इज 750 नैनोमीटर. सो एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ. इन वेवलेंथ को हमें कहाँ किस में एक्सप्रेस करना है? इन वेवलेंथ को इनटू फ्रीक्वेंसी. अभी हमने वही कॉन्सेप्ट किया है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, बस क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. हमने अभी जो फॉर्मूला किया था दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा हमारा.
जस्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर आपको दो वेवलेंथ दे रखी है, आप उसको λ1 एंड λ2 ले लीजिए। अगर आपको फर्स्ट वेवलेंथ दे रखी है वॉयलेट की जो कि है 400 नैनोमीटर एंड सेकेंड वेवलेंथ आपको दे रखी है रेड की जो कि है 750 नैनोमीटर। सी की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नैनोमीटर्स को भी आप SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 400 × 10⁻9 मीटर। और λ2 को भी कर लेंगे 750 × 10⁻9 मीटर। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, डायरेक्ट 400 और 750 को लेके सारी कैलकुलेशंस कर देते हैं और बाद में आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है कि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो आपको जो उसके यूनिट्स होते हैं उसको SI यूनिट्स में ही लेके चलना होता है। अगर आप SI यूनिट्स नहीं ले रहे हैं तो जो भी यूनिट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक चीज़ को सेंटीमीटर में ले रहे हो, दूसरी चीज़ को मीटर में ले रहे हो, तीसरी चीज़ को नैनोमीटर में ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, सी की वैल्यू है, तो उन दो अलग अलग वेवलेंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, दैट इज C/λ1। तो क्या बन जाएगा 3 × 10⁸ ओवर फर्स्ट वेवलेंथ लिख देते हैं, कितनी है 400 × 10⁻9। ऊपर क्या है मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है मीटर के अंदर। तो जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, 4 × 10⁻2 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻9 हो जाएगा एंड 10⁻2 भी ऊपर चला जाएगा, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 10⁻2, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 × 10⁻17 × 10⁻2, 10⁻15 हो गया, 3/4 × 10⁻15। 3/4 की कैलकुलेशंस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल आंसर आएगा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हर्ट्ज भी होती हैं, हर्ट्ज लिख सकते हो या फिर पर सेकंड लिख सकते हो, दोनों के दोनों ठीक हैं, चाहे पर सेकंड लिखो चाहे हर्ट्ज लिखो, दोनों सेम हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वेवलेंथ थी जिसको हमने लिखा था 400 नैनोमीटर, जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ थी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आई है हमारी, दैट इज 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, राइट। तो चलिए सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ν2 निकाल देते हैं, तो सेम आ जाएगा C/λ2, 3 × 10⁸ वैल्यू हो जाएगी हमारी C की, और λ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 750। सो वी विल पुट द वैल्यू हियर 750 × 10⁻9 मीटर। कैलकुलेशंस कर लेंगे इसकी, और कैलकुलेट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बन रहा है 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारे दो फाइनल कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के आंसर्स आए हैं। क्वेश्चन हमें यही पूछा था कि दो हमें वेवलेंथ दे रखी हैं 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, ν = C/λ, और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको हर एक को SI यूनिट्स या सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अपना डिस्कस करेंगे डुअल नेचर के ऊपर, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक क्वांटम के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, calculate the energy of photon of light having frequency of 3.0 × 10⁻15 per second, 3.0 × 10⁻15 per second, राइट। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी निकालने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था,
हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। जिस लास्ट वीडियो में जब हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर इन डिटेल पढ़ा था कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, वो एनर्जी को कैसे डिफाइन करती है और उसकी एनर्जी फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है। तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ई जो है इसमें एनर्जी है, न्यू जो है वो इसमें फ्रीक्वेंसी है, और एच जो है वो हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और जो प्लैंक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये आपकी वैल्यू फिक्स होती है। जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा जिसमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए एच की वैल्यू, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब एच की वैल्यू आपको पता ही है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻15। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए और डायरेक्ट एनर्जी निकालिए। एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू न्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.0 इंटू 10⁻15 के साथ। तो ये आपकी कैलकुलेशन करने पे बन जाएगा 6.63 इंटू 3.0 10⁻⁻34 और 10⁻15 प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻19 और ये बनेगा हमारा 1.99 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। एनर्जी का आंसर कब आएगा ऐसा यूनिट्स में, इन जूल्स। तो हमारा आंसर कितना बन रहा है यहाँ पे फाइनल, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कुछ भी आपको आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए कि ये कैसे हुआ या कैसे नहीं। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, calculate and compare the energy of two radiations. Calculate and compare the energies of two radiations. दो रेडिएशंस की एनर्जी को कैलकुलेट भी करना है और उन दोनों को कंपेयर भी करना है। वन विद द वेवलेंथ, फर्स्ट की वेवलेंथ आपको दे रखी है, वन विद द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 800 नैनोमीटर एंड अदर विद द वेवलेंथ, और दूसरे वाले की वेवलेंथ आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर। दो अलग अलग रेडिएशंस हैं, दोनों की वेवलेंथ आपको दे रखी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ दीज रिलेशंस, राइट। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमें एनर्जी निकालने के लिए हमने अभी अपनी लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है। क्या यूज किया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। अब यहाँ पे जो एनर्जी का रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है, बट हमें फ्रीक्वेंसीज तो दे नहीं रखी है, हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वेवलेंथ। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेवलेंथ चाहते हैं, तो उससे पहले जब हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन किया था, तो हमने क्या किया था, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। इस न्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो हम अपनी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो फाइनल रिजल्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच जो है यहाँ पे दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन, इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। सी की वैल्यू फिक्स होती है, स्पीड ऑफ लाइट आपको लर्न होनी चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको इनकी वैल्यूज नहीं दे रखी होगी, आपको खुद को पता होनी चाहिए। दो अलग अलग रेडिएशंस की दो अलग अलग लैम्डा दे रखे हैं, तो इन दोनों की दो अलग अलग एनर्जीज हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन उनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज E1। E1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा 1। एच की वैल्यू ले लेते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है, 800 नैनोमीटर। तो 800 नैनोमीटर को कैसे लिखते हैं, 10⁻⁹ कैलकुलेशन करेंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले 10⁻⁻ को अलग सॉल्व कर लेना, 6.63 इंटू 3/8 ले लेते हैं
10⁻² ले लेते हैं 100 का, 10⁻−34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁹ -9 जब ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो 10 की पावर्स अलग सॉल्व कर लेना और दूसरी पावर्स अलग सॉल्व कर लेना। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज 2.48 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है, 2.48 इंटू 10⁻19 जूल्स। कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने डायरेक्ट जो 10⁻⁴ वाली कैलकुलेशन है उसको सेपरेटली करना है और जो पॉइंट्स वाली है उनको सेपरेटली करना है, देन उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। किसी भी स्टेप में कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए, आई विल टेल यू द ऑल दी डाउट्स। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम सेकेंड एनर्जी के बारे में। E2 के बारे में अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या बनेगा, hc/λ2। अगेन h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। λ2 पुट करेंगे, 400 नैनोमीटर दिया था तो 400 इंटू 10⁻⁹। तो सॉल्व करना है इसको भी, इसकी कैलकुलेशंस भी आप खुद करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। और ये कितना आना चाहिए, 4.91 इंटू 10⁻19 जूल। तो सेकेंड एनर्जी जो हमारी आएगी वो आएगी 4.91 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें कहा था कैलकुलेट एंड कंपेयर। कैलकुलेट तो हमने कर ली दोनों एनर्जी, अब हमें इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर भी करना है। कंपेयर करेंगे तो दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, E1/E2। तो ऊपर लिख देते हैं 2.48 इंटू 10⁻⁻19 एंड और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4.91 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट हाफ है तो 1/2 आ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो रेशियो कितनी बन रही है इसकी, 1:2। E1:E2 अगर आप लेंगे तो वो आपकी कितनी बन रही है, दैट इज 1:2। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी के ऊपर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट, एक और क्वेश्चन करेंगे हम एनर्जी के ऊपर। वेट अ मिनट, हम इसमें एनर्जी का करेंगे 1 मोल के ऊपर। जब मोल का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम अभी। सो हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 mole of photons, 1 mole of photons. You have to find out the energy of 1 mole of photons of radiations whose frequency is, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स न्यू दे रखा है आपको, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द फोटोन। अभी जो आपने रिलेशन किया है द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अगर आप इसमें एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी, 1 फोटोन के लिए आएगी। बट आपको किसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, 1 मोल के लिए। तो पहले हम सबसे पहले 1 फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर हम 1 फोटोन की एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो वो कितनी बन जाएगी, एच की वैल्यू अगेन फिक्स, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻14। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा आपका 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये जो एनर्जी आई है वो किसके लिए आई है, 1 फोटोन के लिए आई है। बट यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन्स, 1 मोल लेना है। तो 1 मोल के अंदर आपको पता होने चाहिए कितने फोटोन्स होते हैं। सो 1 मोल के अंदर जो फोटोन्स होते हैं दैट इज 1 मोल के पास कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं।
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर 1 फोटोन की आपने अभी एनर्जी निकाली है, आपको 1 मोल की एनर्जी निकालनी है, तो आपको 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो टोटल एनर्जी आएगी और यू कैन से फाइनल एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी? 3.313 इंटू 10⁻19 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, और सॉल्व करने पे जो एनर्जी का आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 199.51 किलो जूल्स पर मोल। So this is our final answer, 199.51 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है एनर्जी का। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द फोटोन्स ऑफ द रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है एच न्यू, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, न्यू की वैल्यू पुट की, एनर्जी जो आई वो आपकी 1 फोटोन की आई। बट क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ फोटोन पूछा है, तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो उससे आपको अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका फाइनल आंसर बन रहा है 199.51 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एनर्जी यहाँ पे आएगी। तो अगर इस कैलकुलेशन में भी आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लेनी है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर। स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस ऑफ सोडियम। सोडियम के मेटल सरफेस को अगर वो स्ट्राइक कर रही है वेवलेंथ आपको दे रखी है 300 नैनोमीटर। अगर वो सोडियम के मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रही है देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, देन मैं आप उसको डिटेल में बताती हूँ आपको कि क्या है। विद द काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है आपको, विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल। So find the minimum energy needed to remove. Find the minimum energy needed to remove the electron from the sodium. Right. So what is the maximum wavelength? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी उसकी, वो भी फाइंड आउट करनी है आपको। दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहले तो आप देखेंगे क्वेश्चन, आप कहेंगे कि देखो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। बट अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया, अगर आपने इन डिटेल सुने होंगे या समझे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन है ये। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर कोई रेडिएशंस फॉल करती हैं, तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर उस मेटल सरफेस पे से आपको इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है तो आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होती है, और उसी के ऊपर वो हमारी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमारा प्रोसेस अकर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो वो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, और वो कितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा उसके बारे में भी हमने अपनी डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था। हमने रिलेशन भी बताया था वहाँ पे कि जो फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन का एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MEV²। ये वाला फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि कितनी एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है वो कितनी एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा है। जो वेवलेंथ आपको दे रखी है 300 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी कितनी है, पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। राइट जी, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, hc/λ। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, अब ये सारी फिक्स वैल्यूज हैं और हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ कर रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 300 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स को अगर आप मीटर्स में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻⁹। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी एनर्जी की यहाँ पे सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। गाइस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या न्यूमेरिकल है, उसमें क्या बताया गया है, क्या पूछना है और कैसे कैसे किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। बट जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो आपको खुद करनी है कि ये इसको सॉल्व करके ये कैसे आए, ये आपको खुद करनी है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राइट, तो अभी तक आपने जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल डेली लर्न सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि हम आज कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे साथ आप स्टडी करते रहें, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डिले ना हो। ठीक है, कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IIT, नीट, JEE, तो सब में आपके कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। राइट, तो चलिए दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने एनर्जी फाइंड आउट की है कि जो भी वेवलेंथ आ रही थी उसकी कितनी एनर्जी होगी, इतनी होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो हमें गिवन है। Kinetic energy of emitted electron is 1.68 into 10⁵ इंटू 10⁵ दे रखी है जूल्स पर मोल। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अभी जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी होती है ये किसकी दे रखी है, पर मोल। पर मोल का क्या मतलब है, 1 मोल। आपकी यूनिट से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर दे रखा है दैट इज जूल्स पर मोल। पर मोल का मतलब है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है। और मोल का कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने बताया कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो जो टोटल एनर्जी है उसको हम डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आपकी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी और ये कितनी आएगी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगी, वो कितनी आएगी 2.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो टोटल एनर्जी आई है इतनी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 इलेक्ट्रॉन की। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी जो होती है स्ट्राइकिंग फोटोन की, दैट इज इक्वल्स टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एनर्जी चाहिए, कितनी मिनिमम एनर्जी होगी, दैट मिनिमम एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी कितनी आई है 6.626 इंटू 10⁻⁻19। उसमें से हमें माइनस क्या करनी है,
1 इलेक्ट्रॉन की जो किनेटिक एनर्जी है ये कितनी आई थी 2.79 इंटू 10⁻⁻19। तो ये माइनस करने पे आपकी आएगी 3.84 into 10⁻⁻19 joule. So this is the minimum energy required to remove the electron from the metal surface of the sodium. That is equals to 3.84 into 10⁻⁻19 joules. ठीक है, और हमें क्या बोला था उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम एनर्जी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वही हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगेन hc अपॉन लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा hc अपॉन ई। अब यहाँ पे जो ई पुट करना है वो हमें क्या पुट करना है, जो हमारे को हमने भी फाइंड आउट किया है मिनिमम एनर्जी वाला। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 और एनर्जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो इन सब को कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 517 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। -9 मीटर को आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, तो कितना बन जाएगा 517 नैनोमीटर। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर ये चीज़ पूछी गई थी कि मिनिमम एनर्जी बतानी है जो कि हमारे मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके। वो हमारी आई है यहाँ पे मिनिमम एनर्जी 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और हमें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी और वो कितनी आएगी 517 नैनोमीटर। तो ये हमारा आंसर, इसका आंसर आया है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। आपको जो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है when electron in hydrogen atom, when अभी जो हमने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे अपने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हम रिडबर्ग इक्वेशन का कर रहे हैं, जो हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब डिटेल्ड कॉन्सेप्ट किया था कि जब हायर शेल से लोअर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो उनमें से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। उन स्पेक्ट्रम की जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं उनकी क्या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें रिडबर्ग इक्वेशन ने दी थी, उसके ऊपर ही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, when an electron in hydrogen atom undergoes transition from the energy level from n is equals to 4, फोर्थ शेल से वो जंप कर रहा है to n is equals to 2। so what is the color of the radiation? क्वेश्चन क्या है, एक तो वेवलेंथ बतानी है आपको और आपको बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन, और रेडिएशन का कलर क्या होगा ये बताना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, रेडिएशंस, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो फोर्थ शेल से सेकंड शेल में जंप कर रहा है, तो जो रेडिएशंस निकल रही है उसकी क्या वेवलेंथ होगी और उसका क्या कलर होगा। तो इसके लिए हमने क्या इक्वेशन यूज़ की थी, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग ने साइंटिस्ट था एक, रिडबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आर जो है हमारा यहाँ पे वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और n1 जिस फाइनल शेल जिस शेल में आ रहा है और n2 जिस शेल से आ रहा है, दैट मीन्स 2 जो है हमारा n1 होगा और 4 जो है हमारा n2 होगा। r की वैल्यू भी पता है, n1 n2 की वैल्यू भी गिवन है। न्यू को अगर हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना है तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 1/λ। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, न्यू बार होता है
यहाँ पे न्यू नहीं होता, न्यू बार होता है। न्यू बार मीन्स वेव नंबर, एंड वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r, that is 109677 ओवर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 यहाँ पे 2 है, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 है। तो इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा 109677। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 1/4 और 1/16 का, तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा बन जाएगा 109677। एलसीएम लेके इसकी वैल्यू आएगी 12/64, और जब आप कट करेंगे तो यहाँ से आप ओवरऑल सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू आ रही है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि वेवलेंथ फाइंड आउट करिए, कि आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस वेवलेंथ की क्या वैल्यू होगी जब आपका हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल में मूव कर रहा है। तो आपको रिडबर्ग इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपको क्या पूछी है यहाँ पे कि कलर क्या होगा रेडिएशन का। अगर इसी लैम्डा को आप दूसरी तरह से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी बन रही है, 486 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसकी एक रेंज होती है जिस रेंज के अंदर ये 486 नैनोमीटर आता है, और 486 नैनोमीटर कौन सी रेंज में आता है, ब्लूइश ग्रीन के अंदर। कौन सी रेंज में आता है ये, ब्लूइश ग्रीन के अंदर। दैट मीन्स जो हमारी रे होगी वो कौन से कलर की होगी, ब्लूइश ग्रीन के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिडबर्ग का। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताए थे, जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक और स्पेक्ट्रम, इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक एक दो न्यूमेरिकल्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल है वो सब इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, रिडबर्ग के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जिन्होंने गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहें ताकि ये चैनल डेली लर्न के ऊपर और आपको डेली नई की नई वीडियोस मिलती रहें, नए कॉन्सेप्ट आप हमारे साथ पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।